80C से लेके 80U तक के डिडक्शंस हम लोग आज करेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। आपके ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस को हटा दिया जाए तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। तो टोटल इनकम हम लोग कंप्यूट करेंगे। टोटल इनकम कंप्यूटेशन से पहले डिडक्शंस आप ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा डिडक्शंस। डिडक्शन आज का टॉपिक है हमारा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम दैट इज जीटीआई। ग्रॉस टोटल इनकम को हम लोग जीटीआई कहते हैं शॉर्ट में। ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन, यानी ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस हमें मिलती है सेक्शन 80C टू 80U। 80C से लेके 80U तक के डिडक्शंस हम लोग माइनस करेंगे फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे, तो हम लोग इस तरह से कंप्यूट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम आप कैसे कंप्यूट करेंगे। हाउ टू कंप्यूट द टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सबसे पहले हम लोग सैलरी लिखते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी हेड से क्या इनकम है, आप सैलरी हेड से इनकम लिखिए। सेकेंड इनकम हमारी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम क्या है, ये लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, पीजीबीपी। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन से आपकी क्या इनकम है, ये कंप्यूट करिए। उसके बाद फोर्थ में कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की क्या इनकम है, यानी आपको अलग अलग हेड में जाकर
पहले कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी निकालो। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, सैलरी कंप्यूट करके यहां लिखना है। इनकम फ्रॉम हॉर्स प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हॉर्स प्रॉपर्टी से इनकम कंप्यूट करो और फिर यहां पे लिख लेते हैं। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आप कंप्यूट करिए और फिर यहां लिखिए। कैपिटल गेन कंप्यूट करिए, यहां पे लिखिए और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कंप्यूट करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आप कंप्यूट करो और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लिख लेते हैं। उसके बाद 5 हो गया, 5 हेड हमारा कंप्लीट हो गया। 5 हेड के बाद क्लबिंग ऑफ इनकम 6 में हम लोग लिखें क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, हाउ टू क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और की इनकम आपकी इनकम में क्लब होना है तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करो। पांच हेड्स, पांचों हेड्स की इनकम कंप्यूट करो। फिर क्लबिंग, क्लब जो किसी और की इनकम आपके इनकम में क्लब हो रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉज, सेक्शन 62, सेक्शन 62 64 प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अगर क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई हो रहा है तो क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई करो। और उसके बाद 7th में सेट ऑफ लॉस, सेट ऑफ लॉस, अगर कोई लॉस है तो उस लॉस को सेट ऑफ करो। तो ये 7 स्टेप हो गया। 5 हेड्स, 5 हेड्स हमारी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेस। पांचों हेड्स की इनकम, पांचों हेड्स की इनकम आप कंप्यूट करो। पांचों हेड्स की इनकम कंप्यूट करने के बाद क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करो, फिर सेट ऑफ के प्रोविजन अप्लाई करो और उसके बाद आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। तो हम लोग इनकम फ्रॉम
टोटल इनकम निकालना है। टोटल इनकम कंप्यूट करने से पहले आपको पांचों हेड्स की इनकम कंप्यूट करनी है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफिशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये पांचों हेड्स की इनकम आप कंप्यूट करो, फिर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करो, फिर सेट ऑफ लॉस। अगर किसी हेड में लॉस है तो लॉस को सेट ऑफ करो। इस 7 स्टेप के बाद इन सब का टोटल आपका कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम शॉर्ट में जीटीआई कहते हैं, हमारा जीटीआई आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। इन सब का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आपका आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम से हमें डिडक्शन माइनस करनी है। लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, यानी चैप्टर 6A का डिडक्शन माइनस करना है। चैप्टर 6A के डिडक्शंस को आप माइनस करो। चैप्टर 6A का डिडक्शंस आपने माइनस कर लिया, तो ये डिडक्शन माइनस करने के बाद, और ये सेक्शन हमारा शुरू होता है 80C टू 80U। 80C से, सेक्शन 80C से लेके 80U तक के सारे डिडक्शंस को माइनस करो। ये डिडक्शंस माइनस होने के बाद हमारा ये टोटल इनकम आ जाता है। टोटल इनकम, ये हमारा टोटल इनकम है। ठीक है, ये टोटल इनकम आपका आ गया। तो आज हम, और फिर इन्हीं टोटल इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स निकालते हैं, और टैक्स निकालने के बाद फिर टीडीएस, एडवांस टैक्स माइनस करते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं, और टैक्स इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं। तो ये प्रोसीजर है इंटायर कंप्यूटेशन का। तो हम लोग आज ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ये पोर्शन हम लोग करेंगे। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ये पोर्शन आज हम लोग कवर करेंगे। डिडक्शन और कंप्यूटेशन में आपका टैक्स आ गया, टोटल इनकम आपने कंप्यूट कर लिया। टैक्स देयर ऑन, टैक्स देयर ऑन, इस पे टैक्स कितना बनेगा एट एप्लीकेबल रेट्स। जो भी एप्लीकेबल रेट्स है, एप्लीकेबल रेट से टैक्स क्या बनेगा आप निकाल लो। टैक्स निकालने के बाद इसमें से माइनस कर लो। टैक्स टीडीएस माइनस करेंगे, एडवांस टैक्स माइनस करेंगे, टीडीएस, और उसके बाद आप सेकेंड में माइनस करना है, सेकेंड में एडवांस टैक्स माइनस करना है, एडवांस टैक्स।
टैक्स, टीडीएस, एडवांस टैक्स माइनस करो। अगर कोई मैट क्रेडिट या एएमटी क्रेडिट है तो मैट एएमटी क्रेडिट माइनस करो। उसके बाद जो बचा है मैट और एएमटी क्रेडिट ये माइनस करो। माइनस करने के बाद जो अमाउंट है ये आप टैक्स टैक्स पेबल आ गया और उसके बाद ऐड कर लो इंटरेस्ट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मैट क्रेडिट और एएमटी क्रेडिट है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मैट मीन्स मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसका क्रेडिट आप माइनस करो, जो टैक्स बनता है उसके बाद पे इंटरेस्ट निकालो अंडर सेक्शन 234 ए बी और सी। 234 ए बी सी का इंटरेस्ट निकालो। अब ये आ गया टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल। ये आपको पे करना है टैक्स इंटरेस्ट। ये हमारा कंप्यूटेशन होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम का कंप्यूटेशन, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन, ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर। तो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, डिडक्शन फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U। 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शंस माइनस करते हैं। पहला सेक्शन हमारा शुरू होता है सेक्शन 80C। डिडक्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट, डिडक्शन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, PF, etc. डिडक्शन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, PF, etc. हमें डिडक्शंस मिलता है। सबसे पहला डिडक्शंस लेते हैं प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। पहला डिडक्शन है हमारा प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। खुद का पॉलिसी लो, ठीक है, खुद की पॉलिसी लो। स्पॉस की पॉलिसी, स्पॉस, चिल्ड्रेन बच्चे की पॉलिसी, स्पॉस चिल्ड्रेन, खुद की पॉलिसी, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, स्पॉस, चिल्ड्रेन, इनकी पॉलिसी आप करवा लो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने करवाई खुद की, स्पॉस की,
और चिल्ड्रेन की, और इन केस ऑफ एचयूएफ, इन केस ऑफ एचयूएफ के केस में मेंबर ऑफ द एचयूएफ, मेंबर ऑफ द एचयूएफ के केस में एचयूएफ की मेंबर की पॉलिसी, आपने इन सब की पॉलिसी करवा ली। पॉलिसी पे जो भी प्रीमियम आप पे करोगे उन प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा। एक चीज यहां पे देखते हैं कि खुद का, स्पॉस का, चिल्ड्रेन का, पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का पॉलिसी नहीं करवानी है। अगर आपने अपने पेरेंट्स का या अपने ग्रैंड पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा दी तो फिर आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको डिडक्शन मिलेगा अपने लाइफ का, स्पॉस के लाइफ का, बच्चे के लाइफ का, बस इनके लाइफ का आपने इंश्योरेंस करवाया है, उस पे आप प्रीमियम पे करेंगे, डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन मैक्सिमम प्रीमियम 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। 1.5 लाख का हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, 1,50,000 तक की लिमिट है। 80C, 80 ट्रिपल सी और 80CC डे, तो इन तीनों सेक्शन में 1,50,000 का डिडक्शन। तो पहला लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे खुद का इंश्योरेंस, स्पॉस का, चिल्ड्रेन, यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रेन लिख रहे हैं। चिल्ड्रेन चाहे वो डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी चिल्ड्रेन हो सकता है। चिल्ड्रेन मे बी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट और नॉट, चाहे डिपेंडेंट हो या नहीं हो, और मैरिड और नॉट, चाहे मैरिड हो और नॉट मैरिड, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मेजर है, माइनर है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, मैरिड है, अनमैरिड है, आपने इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे कर रहे हो, देन यू कैन गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस सम एश्योर्ड का, सॉरी, अमाउंट ऑफ प्रीमियम does not exceed 10% of sum assured. If policy debt amount of premium restricted to यहां पे दो लिमिट है, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड का 10%, सम एश्योर्ड का 10%।
ठीक है, सम एस्योर्ड का 10% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा प्रीमियम है तो डिडक्शन आपको 10% का मिलेगा। 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया तो प्रीमियम 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ पॉलिसी इशूड 20% ऑफ सम एस्योर्ड a policy issued before फर्स्ट अप्रैल 2012 अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले की है तो 20%, उसके बाद की पॉलिसी है तो 10%, 10% है। अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले की है तो 20%, और यहां पे एक पॉलिसी issued with effect from 1st April 2012, policy issued with effect from 1st April 2012, 1 अप्रैल 2012 से अगर पॉलिसी इशू की गई है तब अमाउंट 10% है, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। इन केस ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, जिसका इंश्योरेंस आपने करवाया है, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, तो उनके लिए अमाउंट 15% ऑफ सम एश्योर्ड है, उनके लिए सम एश्योर्ड 15% है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2013, with effect from 1st April 2013, person इंश्योरेंस प्रीमियम, इस तरह से लिखते हैं, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम disability, person suffering from disability, person suffering from disability। अगर कोई पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी है, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 80 CCD, then premium restricted to 15% of sum assured, 15% of
सम एस्योर्ड, सम एस्योर्ड का 15%। व्हेन पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, अगर कोई पर्सन डिसेबल है, सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी है, और डिसेबिलिटी दो चीजें हैं, डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80C और 80CCD और 80U भी ले लेते हैं, 80U दोनों सेक्शन को कवर करते हैं। A person suffering from disability or a person with the severe disability as per section 80U or suffering from the disease a specified disease under section 80CCD। तो दोनों सेक्शन 80CCD या 80CCU में अगर सफर कर रहा है पर्सन, then premium on the life insurance policy not to exceed 15% ऑफ सम एस्योर्ड, सम एस्योर्ड के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, 15% ऑफ सम एस्योर्ड, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। सेकंड, पहला पॉइंट 80C का सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज own contribution, employees own contribution to, यानी आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, योर ओन कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, recognized provident fund, employees own contribution to statutory provident fund, recognized provident fund, approved superannuation fund, approved superannuation fund, approved superannuation fund, approved superannuation fund। यहां पे एम्प्लॉयज का खुद का कंट्रीब्यूशन होता है तो 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। और थर्ड पॉइंट में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू public provident fund, public provident fund, PPF, public provident fund, employees own contribution to PPF, public provident fund, subscription of NSC, fourth, subscription of NSC, National Saving Certificate, subscription of NSC, subscription of NSS,
सब्सक्रिप्शन ऑफ एनएसएस, एनएससी और एनएसएस आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके ऊपर भी डिडक्शन मिलेगा। नोटिफाइड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, नोटिफाइड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, notified equity linked saving scheme of UTI mutual fund, of UTI और म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड के इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, वहां पे आपने इन्वेस्ट किया है, यूनिट्स आपने सब्सक्राइब किया है, देन डिडक्शन will be allowed under section 80C। 80C में आपको डिडक्शन मिलेगा। डिपॉजिट in infrastructure deposit in infrastructure public sector company, deposit in infrastructure public sector company, पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन। आपने घर के लिए लोन लिया है तो डिडक्शन आपको मिलेगा deduction for repayment of home loan। 7 point deduction for repayment of principal amount, repayment of principal amount of home loan, principal amount of home loan। आपने घर के लिए लोन लिया है, उस लोन के ऊपर आप प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ ए लोन का इंस्टॉलमेंट आप जब पे करेंगे तो उस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों मर्ज होता है। प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन 24 क्लॉज बी में मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो यहां पे रीपेमेंट ऑफ होम लोन का इंस्टॉलमेंट है रीपेमेंट ऑफ होम लोन। इसमें दो है रीपेमेंट में, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर दिस सेक्शन, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन यानी 80C में मिलेगा। 80C में आपको डिडक्शन मिल जाएगा और इंटरेस्ट के लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप याद करो, हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किया था, वहां पे सेक्शन 24 क्लॉज बी का डिडक्शन क्लेम किया था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए
हमें डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी। ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। देन स्टाम्प ड्यूटी फॉर रजिस्ट्रेशन फीस, 8 पॉइंट में हम लोग लिखते हैं स्टाम्प ड्यूटी फॉर रजिस्ट्रेशन फीस of immovable property, stamp duty for registration fees of immovable property। Next, tuition fees of children, 8, 9, tuition fees of children up to 2, यहाँ पे अप टू 2 लिख लेते हैं, मैक्सिमम 2 बच्चे की ट्यूशन फीस आप ले सकते हो 80C में। 2 बच्चे का डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। डी ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रेन अप टू 2 इन स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में होनी चाहिए। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया से बाहर है, देन डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन विल नॉट बी अलाउड, तब डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, देन डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, तब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं, ये होम लोन कहां से लेना है? होम लोन लेना है आपको, यहां पे हम लोग इस पॉइंट पे रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन क्या कि हम लोग जनरली ये होम लोन कहां से लेना है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स एंड एम्प्लॉयर। अगर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर है, तब एम्प्लॉयर भी लेंगे, पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगर एम्प्लॉयर पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो एम्प्लॉयर को ले लो। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी आप लोन लेते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कवर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स, नेशनल हाउसिंग बैंक्स, एम्प्लॉयर पब्लिक सेक्टर कंपनी, एम्प्लॉयर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लोकल अथॉरिटी, इन सब से आप लोन लेते हो। और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये सारे पॉइंट्स, तब आपको डिडक्शन मिलेगा। ये नहीं कि आप किसी से भी लोन ले लिया होम लोन और इंटरेस्ट पे कर रहे हो, प्रिंसिपल पे कर रहे हो, डिडक्शन ले रहे हो, नहीं। डिडक्शन होम लोन पे तभी मिलेगा जब आपने लोन सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए हो, स्टेट गवर्नमेंट से लिए हो, किसी भी बैंक से लिए हो, हाउसिंग बैंकिंग कंपनी से लिए हो, या एम्प्लॉयर अगर आपका पब्लिक सेक्टर कंपनी
है या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है तो आप उनसे लोन ले सकते हो। ठीक है, चलो ट्यूशन फीस के बाद आते हैं हम लोग फिक्स डिपॉजिट। नंबर 10 में है 10 नंबर पे फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स फॉर 5 years और मोर, यानी आपने 5 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए फिक्स कर दिया अमाउंट आपने 5 years और उससे ज्यादा पीरियड के लिए फिक्स कर दिया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80C में। फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 years और मोर, तो कहां पे फिक्स डिपॉजिट करना है? आपने एफडी तो करना है 5 साल के लिए, लेकिन कहां पे? बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में। इन बैंक्स इन बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, बैंक्स और पोस्ट ऑफिस किस किसी भी बैंक में आप जमा करवा दो 5 साल के लिए, डिडक्शन आपको मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दो 5 साल के लिए, देन डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80C। 80C में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ नोटिफाइड बॉन्ड्स। 11 में सब्सक्रिप्शन ऑफ notified bonds of NABARD, यानी नाबार्ड के आप नोटिफाइड बॉन्ड्स सब्सक्राइब करेंगे, देन डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80C। 80C में आपको डिडक्शन मिल जाएगा ऑन सब्सक्रिप्शन ऑफ द नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड। नेक्स्ट सेक्शन है अमाउंट पेड इन एन अकाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। amount paid 12 amount paid under senior citizen saving scheme। सीनियर सिटीजन के सेविंग स्कीम में अमाउंट जमा किया है तो डिडक्शन आपको मिल जाएगा सेक्शन 80C में। अमाउंट पेड अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। नेक्स्ट अमाउंट पेमेंट अंडर नोटिफाइड 13 पेमेंट अंडर नोटिफाइड पेमेंट अंडर नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ LIC, नोटिफाइड एन्युटी प्लान पेमेंट अंडर नोटिफाइड इंश्योरेंस फ्रॉम एन्युटी प्लान ऑफ इंश्योरर लिख लेते हैं, एनी इंश्योरर
लाइफ इंश्योरेंस हो, अदर इंश्योरेंस हो, पेमेंट अंडर नोटिफाइड एन्युटी प्लान, एन्युटी प्लान में आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने पेमेंट किया है, देन डिडक्शन विल बी अलाउड। और अब हम लोग इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे जो फाइनेंस एक्ट 2015 में आया है, असेसमेंट ईयर 15-16 में एप्लीकेबल हो रहा है। ये पॉइंट हम लोग लिखते हैं 14 पॉइंट में, पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 हम लोग लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 14 में है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में आप जमा करेंगे तो 14 नंबर हम लोग लिख रहे हैं नंबर 14। सेक्शन 80C इज कंटिन्यू, अभी तक 80C कंटिन्यू है। एक और पॉइंट ऐड किया है, ये विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2016-17 2016-17 असेसमेंट ईयर से, सॉरी 15-16 है, असेसमेंट ईयर 15-16 से एप्लीकेबल है। 15-16 असेसमेंट ईयर 15-16 में ये ऐड किया है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, पेमेंट ऑफ एन अमाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में जमा करेंगे तो डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। और ये सुकन्या स्कीम किसके लिए है? फॉर गर्ल चाइल्ड, of individual or
लीगल गार्जियन, गार्डियन चाइल्ड ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का गार्डियन चाइल्ड है, और एनी गार्डियन चाइल्ड फॉर होम, और एनी गार्डियन चाइल्ड, एनी गार्डियन चाइल्ड फॉर होम individual is legal guardian, individual is legal guardian, individual is legal guardian। अगर इंडिविजुअल गर्ल चाइल्ड पे लीगल गार्जियन है और उन्होंने सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में पैसे जमा किया है, then deduction will be allowed under section 80C। और इसमें एक बेनिफिट और है, सेक्शन 1011 में एक सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, सेक्शन 1011A, सेक्शन 1011A एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 1011A। आप समृद्धि सुकन्या योजना में पैसे जमा किया तो आपको डिडक्शन मिलेगी 80C में, और जमा करने के बाद उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा उसका एग्जम्पशन आपको मिलेगा सेक्शन 1011A में, सेक्शन 10 क्लॉज 11A में आपको डिडक्शन मिलेगी, ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1011A। इंटरेस्ट दो चीज है, इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, और रीपेमेंट फ्रॉम सच अकाउंट स्कीम, रीपेमेंट फ्रॉम सच अकाउंट, ये दोनों ही एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1011 कैपिटल ए। यानी जिस साल आप इस अकाउंट में पैसे जमा करोगे उस साल आपको 80C का डिडक्शन मिल जाएगा, आपको यू कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन एट्टी सी में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। जिस साल आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट भी पूरा माफ है, और रीपेमेंट ऑन मैच्योरिटी आफ्टर सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के बाद उस अमाउंट रीपेमेंट आपको मिलता है, वापस मिल जाता है पैसे, देन ऑल्सो सच रीपेमेंट अमाउंट इज एग्जम्प्ट।
तो ये सेक्शन 10(11) में है, 10(11)A में। तो सुकन्या समृद्धि योजना ये अमाउंट किया है कि इंडिविजुअल खुद पे करे। इसमें पेमेंट इंडिविजुअल खुद पे करे, गर्ल चाइल्ड पे करे, कोई भी पे करता है। डिडक्शन या लीगल गार्जियन पे करता है इस अकाउंट में, डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन विल बी allowed to the person who paid in this account। ठीक है, और डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप एक्चुअल में पेमेंट करेंगे। डिडक्शन आपको मिलता है डिडक्शन ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। जब आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे, डिडक्शन under section 80C allowed on actual payment basis, on actual payment basis, on actual payment basis in previous year। जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट करोगे उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। आपने पेमेंट नहीं किया है, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपने पेमेंट कर दिया है, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये हमारा सेक्शन 80C है, सेक्शन 80C। 80C में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर A 66 years old has earned a lottery income। अब एक चीज और हम लोगों ने वहां पे मिस कर दिया कि चैप्टर 6A का डिडक्शन हमें कुछ इनकम पे नहीं मिलती। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे नहीं मिलते। ये हम लोग पॉइंट नोट कर लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। डिडक्शन अंडर दिस चैप्टर विल नॉट बी अलाउड। Deduction under chapter 6A shall not be allowed from following income, interest under chapter 6A shall not be allowed from the following income। आपको इन इनकम से इस चैप्टर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये कौन कौन सी इनकम है? तो पहला इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। देयर इज नो डिडक्शन अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। LTCG शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेकेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, ऑन इक्विटी शेयर्स or units of equity oriented mutual fund, equity oriented mutual fund। इस पे भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं जिसपे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब है कि म्यूचुअल फंड के मोर देन 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में होता है, मोर देन 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, more than 65% investment in equity shares। ठीक है, तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब है मोर देन 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। और थर्ड में विनिंग फ्रॉम लॉटरी, winning from lottery, crossword puzzles, crossword puzzles, card games, gambling, betting, races। यानी आपके कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। देयर इज नो डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 6 अलाउड फ्रॉम द कैजुअल इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग एंड रेसेस मींस हॉर्स रेस, कैमल रेस एटसेट्रा। इनसे आपको डिडक्शन नहीं मिलती, डिडक्शन नॉट अलाउड फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन से चैप्टर 6A का डिडक्शन आपको इन इनकम से नहीं मिलते। फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 1। मिस्टर ए 66 years old has earned a lottery income of 1,20,000 gross amount है। During the previous year 15-16 he also has a business income of 30,000। 1,20,000 लॉटरी इनकम है, 1,20,000 is the lottery income। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकाल लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बिजनेस इनकम हमारा है, बिजनेस इनकम which is business income which is 30,000। बिजनेस इनकम हमारा है 30,000। winning from lottery, income from other sources, winning from lottery, winning from lottery, ये 1,20,000 है। टोटल आ गया 1,30,000। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे नोट्स का, फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, 1,30,000 है। अब इसमें से माइनस कर लें, ये हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। इसमें से माइनस कर लेते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A।
चैप्टर 6A का डिडक्शन, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसमें डिडक्शन में हमें दिया है ही इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 इन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हम लोगों ने 80C में लिखा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप डोनेट करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, देन डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन। तो फर्स्ट में सेक्शन 80C, सेक्शन 80C हम लोग लिख लेते हैं पीपीएफ कंट्रीब्यूशन, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन। पीपीएफ कंट्रीब्यूशन हमारा है 24 10,000 का 10,000 पीपीएफ कंट्रीब्यूशन और एनएससी, एनएससी में 24,000, टोटल आ गया 24,000 और 10,000 34,000 आ गया, 34,000। अब बताओ क्या 34,000 की डिडक्शन मिलेगी? तो हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम पे चलते हैं। ग्रॉस टोटल में क्या क्या इंक्लूडेड है ये देखते हैं। बिजनेस इनकम 30,000, इससे मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इससे कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम casual income like winning from lottery, crossword puzzles, card game, gambling, betting, races, etc. इनसे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी चैप्टर 6A की। तो आपके पास एक ही इनकम है जिससे आप डिडक्शन ले सकते हो, इनकम, बिजनेस इनकम 30,000। लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन है 34,000 बट रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000, 30,000 आपका टोटल इनकम आ गया 1 लाख। टोटल इनकम इज रुपए 1 लाख, सॉरी 1 लाख 150 है, तो 1,20,000, 1,20,000, 30, 120, 150 हो गया। ठीक है, 150 में 30 माइनस कर दो, यानी चैप्टर 6A का डिडक्शन आपको कितना मिल रहा है? 30,000, क्योंकि बिजनेस इनकम से डिडक्शन मिलेगी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है चैप्टर 6A की। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है एन इंडिविजुअल एसएससी रेजिडेंट इन इंडिया हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग 15-16। कंट्रीब्यूशन टू द पीपीएफ 50,000, इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ऑफ द एलिजिबल म्यूचुअल फंड 40, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ स्पाउस 25,000। डिडक्शन 80C का निकालना है।